मध्यकालीन इतिहास कहाँ तक हो गया था? लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? बाबर का मुगल काल लिख रहे थे। पूरी आ गया था। पहले तो देखिए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी देख लें, कौन कौन से दिवस हैं जो महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप सबको नोट भेज दी है, उसमें देखिए जनवरी में कौन कौन से दिन हैं। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, अपना देखना। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है जनवरी में 1 जनवरी को। जिस दिन आप क्या मनाते हैं? 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस जानते हैं? जिसने स्पेशल बीएड कर रखी होगी, बीएड या फिर डीएड, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे पता होगा ये ब्रेल क्या होती है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए कॉपी पर छेद होते हैं छोटे छोटे से, ताकि वो एहसास कर सकें, ठीक है ना। तो वो होती है ब्रेल लिपि। जैसे अपन कॉपी में लिखते हैं ना, तो पीछे जब पेज पलटाते हैं तो उस पर देखना थोड़ा दरदरा टाइप का हो जाता है, वो होती है उनकी ब्रेल लिपि। तो 4 जनवरी को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को विश्व पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, जिसे घूमना है उसके लिए दिवस कौन सा है? 8 जनवरी परिभ्रमण दिवस। 9 को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना। क्योंकि 9 जनवरी 1915 में वही लौटे थे जिनकी अभी चर्चा हो रही थी। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी, ठीक है ना। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस, जो विदेशों में पैसा कमाने के लिए गए हैं, वो जब वापस आते हैं तो उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है। उसका नाम क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। अगला पॉइंट 10 जनवरी, ये भी स्टार लगाने लायक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी के बारे में क्या जानते हैं? मानव तस्करी, किसी को किडनैप कर लिया और विदेश में जाके या अन्य राज्य में बेच दिया, वो कहलाती है तस्करी करना। एक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। 15 जनवरी को हमारी जो सेना है, सेना के लिए दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है, ताकि जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, साइंटिस्ट हैं, विदेशों में जाकर वहाँ काम ना करने लगे, उनके लिए यही स्टार्टअप चालू होगा, वो अपनी फैक्ट्री वगैरह यहीं लगाएं। अगला 19 जनवरी को बरोक दिवस मनाया जाता है। जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं वहाँ के लिए क्या होता है? एक को बरोक भाषा होती है, उस भाषा के लिए एक दिवस मनाया जाता है। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन गंगा नदी में भी पाई जाती है और समुद्र में भी पाई जाती है, आपने देखा होगा। अभी एक चर्चा में रही थी वो पेंगुइन वाला, एक सिखाने वाली थी 8-10 साल से, वो पेंगुइन और वो सिखाने वाली साथ में थी, लेकिन इसने इसे चोटिल कर दिया, ठीक है। हाँ, एक पेंगुइन होती है, इनका शरीर छोटा होता है और ये ज़्यादातर बर्फीले हिस्से में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। बात करें 21 जनवरी की, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा स्थापना दिवस है। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है।
सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस ताकि सशक्तिकरण हो। अब जिसके एक बालक हो गया पहले, उसमें अब तो कराना ही नहीं, क्या करना है। और जिसके एक बालिका हो गई, सोचता है अगली हो जाएगी, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, 4-5 तक तो अभी भी सपोर्ट रहता है कि हाँ 4 बेटियां हो जाएं, फिर भी एक बालक तो हो जाए। लेकिन आजकल क्या है, एक पहले बेटा हो गया, अब नहीं चाहिए ना बेटा, चाहिए ना बेटी चाहिए, है ना। 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसी दिन हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 26 तारीख को आपको पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और सीमा शुल्क, स्वच्छ ऊर्जा दिवस, ये 3 दिवस मनाए जाते हैं 26 तारीख। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, जैसे भूकंप वगैरह आते हैं तो उसके लिए क्या है, प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 30 जनवरी को? 30 जनवरी 1948 ये अफ्रीका से आए और यहाँ चले भी गए। सुना होगा नाथुराम गोडसे ने गोली मारी, वो क्यों मारी वो आप सब भी जानते। ये कोई राष्ट्रपिता नहीं है, भारत की एक माता है जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं। इन्हें कांग्रेस वालों ने बोल दिया राष्ट्रपिता। काहे के पिता हो? जब तुम्हारे रहते हुए भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, काहे के राष्ट्रपिता हो? और जब पाकिस्तान अलग भी हुआ तो इतने सारे हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया शांति का। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था शांति का। और 1930 से 1948 तक 7 बार प्रयास किया गया कि महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इनके रहते हुए फांसी दी गई, तब नहीं दिया गया। 1948 में जब इन्होंने 1947 में भारत का विभाजन कर दिया, फिर भी नोबेल वालों ने इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। क्योंकि आपके रहते हुए अगर हिंसा हो जाए, भाई लीडर तो आप ही थे, में आपके रहते हुए हिंसा हो जाए तो फिर आपको नोबेल नहीं दिया जाएगा। अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहने का मतलब कौन है? अमेरिका है। यहाँ का राष्ट्रपति मरा जा रहा है, काय के लिए? नोबेल पुरस्कार के लिए। रो रहा था, अब रो रहा था, अब ये चाह रहा था हमें शांति का नोबेल मिल जाए। हम इतने सारे देशों की शांति समझौता कराते हैं। अरे लड़ाई भी तो तुम ही करवा रहे हो। हथियार बनते हैं अमेरिका में सबसे ज़्यादा, विदेशों में बेचता है, 2 देशों की लड़ाई करवाएगा, फिर बोलेगा हम समझौता करवा देते। नोबेल वाले जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक शांति के नोबेल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मरा जा रहा था कि हमें मिल जाए, लेकिन नहीं दिया। तो क्यों दें भाई? जब तुम लड़ाई करवा रहे हो तो कई दुनिया देख नहीं रही। अब पाकिस्तान का वो प्रधानमंत्री इसकी चापलूसी कर रहा था। अरे नहीं, इसी को मिलना चाहिए। चलो, ये थे जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। डेली एक एक माह के करते भी जाएंगे, आप लिखते भी जाएंगे। बात करें इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल प्रारंभ हो गया, बाबर आया, 1519 से 1530 तक वो रहता है। उसके बाद उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इनके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद के बारे में बताइए। जैसे ये खत्म होता है
राज्य व्यवस्था चालू होगी। अनुच्छेद 1 से लेकर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 395 अनुच्छेद थे पहले, आज के समय में 451 अनुच्छेद से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो पढ़ना है। इसके साथ साथ पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 भाग थे। 8 अनुसूचियों से बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो गई और 22 भाग से बढ़ के 25 भाग हो गए। ये सब पढ़ना है। इतिहास जैसे ही खत्म होगा और एमपी जैसे ही खत्म होगी तो भूगोल और राज्य व्यवस्था आपकी चालू हो जाएगी। कल मुगल काल के बारे में पढ़ा था कि पहले लोधी वंश भी कुछ पढ़ा था, जिसके बारे में 1 मिनट की चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक शासक रहा। यह दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसने सल्तनत काल में, जिसकी मौत कहाँ हुई? युद्ध क्षेत्र में हुई। बाकी ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ 5 वंशों में जिसकी मौत युद्ध क्षेत्र में हुई। गुलाम वंश आया, खिलजी आया, तुगलक आया, सैयद आया और लोधी आया। केवल इब्राहिम लोधी की मौत युद्ध क्षेत्र में होती है। और क्यों होती है? क्योंकि बाबर के द्वारा गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण ये हार जाता है। इसके बाद मुगल काल आता है 1526 से 1862। समय तो इसका 26 से ही है, लेकिन बाबर ने 1526 से पहले भी 4-5 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी जो कोई नहीं पढ़ाता और जहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। पहले लड़ाई लड़ी इसने 1519 में पेशावर को जीता और भिरा। पेशावर और भिरा दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। 1520 में ये पंजाब और पेशावर को दोबारा जीतता है। 1524 में लाहौर और दीपालपुर भी पाकिस्तान में है और लाहौर भी पाकिस्तान में है। भाई ये आया कहाँ से था? अफगान शासक था। हाँ, परगना से आया है। यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान। पहले तो जीतेगा ऐसे ही। अब पाकिस्तान क्यों लिखवा रहे हैं कि वर्तमान में इसका नाम क्या है? पाकिस्तान है। इसको जीता, फिर पंजाब की ओर बढ़ा, दौलताबाद जीता, फिर इसने दिल्ली पर कब्जा किया। बाबर के द्वारा एक बादशाह की उपाधि धारण की गई थी। अलग अलग नहीं पढ़ना, ये भी बताया था। इसके बाद यह भारत ट्रांस ऑक्सियाना से आया था, फरगना जिला अफगानिस्तान से। एक कबीला यानी जनजाति से आया था और ये जनजाति खाना बदोश थी। आज यहाँ शिकार नहीं मिला है, आगे बढ़ गए। चूहा, बिल्ली, खरगोश, शेर, सुअर जो मिला सब खाते थे। पानीपत की पहली लड़ाई से पहले बाबर के द्वारा भारत पर 4-5 बार हमले किए जा चुके थे, जो हमने अभी बताए हैं आपको। बाबर के द्वारा भारत में सुलगमा नामक युद्ध पद्धति अपनाई गई थी। जैसे मराठाओं के द्वारा गुरिल्ला युद्ध पद्धति, और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो शासक हुए उन्होंने भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी। छिप जाते थे का पेड़, ये पेड़ लगा है और इसी में वो छिप जाए, आपको देखेंगे, आप आओ निपटा के चले जाए। ठीक। बाबर के द्वारा भारत में 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई जब इसने स्थापना कर ली। इब्राहिम लोधी को मार दिया। 1526 में ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और इब्राहिम लोधी को मार देता है, स्थापना कर लेता है दिल्ली में मुगल काल की। 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, बाबर जीत जाता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। हमने बताया था जो मेदिनी राज था, इसका सेनापति दगाबाजी कर देता है और गेट खोल देता है किले का, तो पूरी बाबर की सेना अंदर प्रवेश कर जाती है और नरसंहार कर देती है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। नुसरत शाह जो अफगान शासक था, ये भी अफगान से आया था और वो भी अफगान से आया था, तो उसे भी ये हरा देता है। पानीपत की पहली लड़ाई में गोले बारूद का इस्तेमाल किया गया था। उससे पहले इतिहास में कहीं भी गोले बारूद का उल्लेख नहीं है। खानवा की लड़ाई में बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया। अब वो जिहाद का नारा क्यों दिया गया? मान के चलो आप लोग 20-25 हो इस क्लास में, बाहर से 1000 लोग आ जाएं आपको मारने के लिए, क्या करोगे? तो जैसे लीडर होगा, हम हैं यहाँ पे, कोई ये कहे या तो मर जाओ या फिर मार दो, जो कुछ मिले उससे सर्वनाश कर दो, तो ये कहलाता है जिहाद का नारा। और आज भी आतंकवादी यही नारा अपनाते हैं, उनके दिमाग में वही भरते रहते हैं, अल्लाह अकबर सुबह दोपहर और शाम।
एक फिर आया हुमायूं। हुमायूं आता है, यह मुगल काल का दूसरा शासक हुआ। इसके द्वारा बहादुर शाह को भी हराया गया। गुजरात का शासक है, नहीं लिखा होगा तो फिर लिख लेना। इतिहास में हुमायूं के द्वारा शेरशाह सूरी के साथ दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और जिसमें ये मूंगी खा के भाग आता है। पहले जाता है ये बिहार, वहाँ पिट पिटा के आ जाता है। दूसरी बार ये कन्नौज यूपी में आता है तो फिर पीटा जाता है, फिर ये ईरान भाग जाता है। 1539 का जो युद्ध होता है बिहार का, सूरी जीतता है। 1540 का फिर से कन्नौज उत्तर प्रदेश में युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध कहलाता है। इसमें फिर से शेरशाह सूरी जीत जाता है और ये हुमायूं यहाँ से भाग के ईरान चला जाता है। बात करें सुर साम्राज्य की तो स्थापना 1540 में होती है और 1556 तक ये रहता है। पहला शासक शेरशाह सूरी हुआ, 1540 से 45 तक रहा। यह एक अफगान शासक था। सुर साम्राज्य की राजधानी हमने बताया था, ये यहाँ का एक सेनापति या प्रधानमंत्री था। ठीक, सासाराम बिहार में थी, शासक वहाँ का था। शुरुआत में शेरशाह सूरी बाहर खान लोहानी का प्रधानमंत्री था, जिसने हुमायूं को हराया था। ये किसका प्रधानमंत्री था? बिहार के शासक बाहर खान लोहानी का। इसके बचपन का नाम फरीद हुआ करता था। ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको लिखवाया कि इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इसने बाहर खान लोहानी की विधवा से विवाह भी रचाया। जब बाहर खान लोहानी की मृत्यु हो गई तो फिर इसने उसके साथ विवाह रचा लिया। इसके द्वारा 3 सिक्के जारी किए गए जो वर्तमान में अपने देश में चलते भी। रुपया किया जो सिल्वर का था, चांदी का 178 ग्रेन का हुआ करता था। दाम चलाई, ये तांबे का सिक्का था, 380 ग्रेन का था, थोड़ी वजन में बड़ा था। मोहर, ये सोने का सिक्का चलवाया था। 3 सिक्के इसने चलवाए थे। बहुत से देशों में आज भी राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर रुपया को अपनाया गया है, जिसमें लिखवाया था भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस एवं नेपाल। ऐसे 8 देश हैं जहाँ पर आज भी राष्ट्रीय करेंसी क्या है? रुपया है। शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था और इसके पहले ग्रांड ट्रंक रोड का वास्तविक तौर पर निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यहाँ तक अपनी क्लास हो चुकी थी। तो ये थी कल की रिवीजन क्लास। अब बात करते हैं ग्रांड ट्रंक रोड था क्या। देखो मैं बनाना तो आता नहीं, लेकिन फिर भी बना के समझा देंगे। ये पूर्वोत्तर राज्य है, इसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, एक मेघालय, ऐसे 7 राज्य आते। इसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, यहाँ बिहार लगा हुआ है, झारखंड लगा हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बगल में एक कुत्ते की आकार का पाकिस्तान बना। इसका जो मैप है यही कुत्ते के आकार का है, तो हरकतें भी कुत्ते की हैं। यहाँ पर क्या है? अफगानिस्तान है। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक रोड का निर्माण करवाया जो दिल्ली से होते हुए और फिर बांग्लादेश जाता था, जिसका पहले नाम क्या था? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड वास्तविक तौर पर बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से 2300 साल पहले, लेकिन फिर दोबारा किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने उसको सही करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड को आज 2 रूपों में जाना जाता है, एक नेशनल हाईवे 1 और एक नेशनल हाईवे 2। अब ये अफगानिस्तान से नहीं है और ना बांग्लादेश में जाता है, ये पंजाब के अमृतसर से दिल्ली तक और दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक ये
जाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। पहले अगर ये डायग्राम बनाना है तो बना लो, 1 मिनट। नहीं बनना है तो देखो अगला पॉइंट। प्रिंट करवाना हो तो हम प्रिंट करवा के दे देंगे। हाँ, सब प्रिंट ही करवा हाँ, नेशनल हाईवे 1 पंजाब के अमृतसर से दिल्ली तक और दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक जाता है। अगला पॉइंट लिखिए। हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया गया। हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नामक पुस्तकालय, इसे लाइब्रेरी बोलते हैं कि नहीं बोलते? दीन पनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया। लेकिन इसका निर्माण कार्य शेरशाह सूरी ने पूरा कराया। क्यों कराया था? ऐसे लात मार के बाहर भगा दिया तो पूरा तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा शेरशाह सूरी ने कराया। शेरशाह सूरी ने कराया। सूरी के द्वारा पुराने किले का नाम बदलकर शेरगढ़ रखा गया। दिल्ली में घूमने जाओ तो चिड़ियाघर के बगल में है पुराना किला। ये पुराना किला और यहीं से गेट है कहाँ का? चिड़ियाघर का। जब ये देखने जाओ तो फिर ये और ज्यादा देखने जाओ। ठीक है, शेरगढ़ रखा गया। सूरी के द्वारा रोहताज किले का निर्माण। अगला पॉइंट देखो। सूरी के द्वारा रोहताज किले का निर्माण। सूरी के द्वारा रोहताज किले का निर्माण वर्तमान पाकिस्तान में कराया गया। वर्तमान में कहाँ? ये पाकिस्तान में है, तो वर्तमान पाकिस्तान में कराया गया। आज के समय में यह किला विश्व विरासत सूची यानी यूनेस्को में शामिल है। विश्व विरासत सूची में शामिल है। आज के समय में यह किला विश्व विरासत सूची में शामिल है। हो गया। जब बाबर ने बाबरनामा लिखवाई तो शेरशाह सूरी भी अपनी आत्मकथा तो लिखवाई है। अगला पॉइंट लिखिए। सूरी के दरबार में अब्बास खां सरवानी। सूरी के दरबार में अब्बास खां सरवानी नाम का एक महान इतिहासकार हुआ। सूरी के दरबार में अब्बास खां सरवानी नाम का एक महान इतिहासकार हुआ जिसके द्वारा तारीख-ए-शेरशाही नामक किताब लिखी गई। जिसके द्वारा तारीख-ए-शेरशाही नामक किताब लिखी गई। और ये किसके लिए लिखी गई? शेरशाह के लिए। उसमें लिखा है शेरशाही, तारीख-ए-शेरशाही नामक किताब लिखी गई।
सूरी की मौत एक दुर्घटना में कालिंजर किला उत्तर प्रदेश में हो गई। आप लोग चित्रकूट जाते होंगे अजयगढ़ की तरफ से, एक कालिंजर किला मिलता है, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। सूरी की मौत एक दुर्घटना में कालिंजर उत्तर प्रदेश में हो गई थी। समय लिख लेना 1545। 1545 हो गया। अब जब सूरी मर जाता है, ये सासाराम बिहार का पहले प्रधानमंत्री था, फिर शासक ही हो गया था, क्योंकि उसकी विधवा से विवाह रच लिया, तो पूरा साम्राज्य इसके हाथों में था। कालिंजर आया युद्ध करने, किसी दुर्घटना के कारण वो किले से गिर गया सीढ़ियों से, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सूरी की मौत के बाद इस साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। सूरी की मौत के बाद इस साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। सूरी की मौत के बाद इस साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और आदिल शाह सूरी आखिरी शासक हुआ। हो गया। अगला पॉइंट, वर्ष 1555 ईस्वी में आदिल शाह सूरी को हुमायूं के द्वारा हरा दिया जाता है। वर्ष 1555 में आदिल शाह सूरी को हुमायूं के द्वारा हरा दिया जाता है। ये ईरान भाग गया 40 में, आया कब 55 में। 15 साल तक फिर से इसने सेना इकट्ठी करी और फिर आ गया। अब आया क्यों था? क्योंकि इसे पता था इनकी खास अब्बा बुजुर्ग मर गए। भाई जो लात मार के भगा दे, घर में कोई अपन कांड कर दे, पिटाई तो होती है, और पिटाई इतनी हो जाए कि घर छोड़ के भागना पड़े। खास अब्बा बुजुर्ग ने मारा ही, भाग गए। जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये वापस आ गए, और वापस आके इन्होंने जो आखिरी शासक था सूरी वंश का आदिल शाह सूरी, उसे हरा दिया और हुमायूं के द्वारा दिल्ली का सिंहासन फिर से जीता गया। इन्होंने जो पुस्तकालय बनवाया था वहीं इनकी मृत्यु हो जाती। अब वो लास्ट में किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। उसने इसीलिए बनवाया था कि आगे चल के ये फिर आएगा लड़ने, इसके लिए ऐसी कब्र बना दो जो इसी ने बनवाई हो। दीन पनाह पुस्तकालय, देखिए हुमायूं की मौत दीन पनाह पुस्तकालय में। हुमायूं की मौत दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हो गई। बताओ, इतने बड़े बड़े शासक थे, तलवार से बाण से नहीं मरते थे, सीढ़ियों से गिर के मर जाते। शेरशाह सूरी कालिंजर गया जहाँ उसकी मौत लिखी थी, ये भी वहाँ आए जहाँ इन्होंने अधूरा छोड़ दिया, दूसरा आया उसने बनवाया, वहाँ चले गए। अगला पॉइंट, इसकी मौत 1556 में होती है, तो लिख लेना 1556 में। हुमायूं की बहन
अगला पॉइंट, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। नाम भी कितने प्यारे हैं, गुलबदन बेगम। गुलाब जैसा बदन है बेगम साहब का, गुलबदन बेगम नाम रखा है। अपन को लेने में क्या परेशानी, अपने में कैसे रख देते हैं कालू राम। गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा फारसी भाषा में हुमायूं नामा लिखा गया। फारसी भाषा में हुमायूं नामा लिखा गया। आज जाके गूगल पे सर्च करना ये हुमायूं नामा, इसमें लात मारी गई क्या है क्या नहीं है वो सब पता चलेगा। कि अपने भाई के बारे में अच्छे से जिक्र किया है कि जो रियलिटी है वो भाई शेरशाह सूरी के द्वारा 2 बार ऐसे भगाया गया पीट पीट। तो वो लिखा है इसमें कि नहीं लिखा है, गूगल पे सब मिल जाएगा। अगला शासक हुआ अकबर। समय लिखना 1556 से 1605। इतिहास में पढ़ाया जाता है एक महान अकबर हुआ। ये महान अकबर नहीं, सबसे डरा हुआ इंसान था। इसके बारे में कहानी बताते हैं। 56 से 1605 तक। हाँ, तीसरा शासक 1556 से 1605। जैसे इनके अब्बा हुजूर भागते रहे, ऐसे इनका जन्म भी राजस्थान में अमरकोट में होता है, राजा बिरसाल के यहाँ हो गया। अकबर का जन्म स्थान देखिए, अकबर का जन्म स्थान राजा बिरसाल के महल में, राजा बिरसाल, राजा बिरसाल के महल में। और ये महल कहाँ था, अमरकोट राजस्थान। अमरकोट राजस्थान में ये महल था। अकबर का राज्य अभिषेक, अकबर का राज्य अभिषेक कालानौर पंजाब में, कालानौर पंजाब, कालानौर पंजाब में हुआ। पुस्तक में लिखना 13 वर्ष की आयु में। आज के समय में बच्चे अगर उस समय फोन चलता होता तो ये युद्ध न करते। बढ़िया वो अनाया आती है, रील्स में आती है अनाया। किसी ने देखा बच्चों को देखती हुई अनाया? लाखों रुपए कमाती है वो बच्ची, छोटी सी। कार्टून देखते ना, ये युद्ध लड़ते ना कुछ, ना अपन को पढ़ना पड़ता। जैसे आज के समय का है, अब 50 साल बाद पढ़ाएं, क्या पढ़ाएंगे? इस समय के बच्चे रील देखते थे बस। 13 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अब्बा हुजूर चल बसे थे। अकबर का संरक्षक लिखिए, अकबर का संरक्षक बैरम खां एवं जोधा अकबर देखा आप लोगों ने? एक और थी उसमें, क्या नाम था उसका? महामंगा। लड़ाई की जड़ तो यही थी। अकबर का संरक्षक बैरम खां एवं महामंगा। इसमें लिखिए बैरम खां, बैरम खां और महामंगा। अगला पॉइंट लिखिए 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। इतिहास में जो लिखवाया गया है आज अपन उसको चेंज करेंगे। जहाँ अकबर के बारे में लिखा गया कि अकबर ने युद्ध किया, वो नहीं लिखेंगे। जो सेनापति युद्ध कर रहा था उसके बारे में लिखेंगे।
पेपर में भले ही एक नंबर छूट जाए, लेकिन जो सच है वो सच है। इसमें लिखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में एक तरफ बैरम खां लड़ता है और दूसरी तरफ हेमू लड़ता है। अब हेमू कौन था? हेमू चीफ कमांडर ऑफ आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी का मुख्य सेनापति था ये। आदिल शाह सूरी का मुख्य सेनापति, जब आदिल शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो पतन पूरे साम्राज्य का एक साथ थोड़ी हो जाए, लड़ते तो रहे। हेमू आया, हेमू लड़ा इससे, लेकिन बैरम खां अकबर का संरक्षक था, इसके द्वारा हेमू को हरा दिया जाता है। तो क्या इसमें एक और शासक था जो बैरम खां के साथ लड़ा। इसमें लिखिए साथ में खान जमान, दो सेनापतियों ने युद्ध लड़ा। खान जमान ये अभी हाल ही में 2023 की परीक्षा में पूछा गया। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, इसमें हेमू के साथ किसने युद्ध लड़ा? उसमें बैरम खान ने लिया था, खान जमान लिया था। तो दो सेनापति थे, दोनों का नाम लिख लो। अगला पॉइंट, इसमें जीता कौन? बैरम खान और खान जमान। अगला पॉइंट, हेमू ऐसा आखिरी हिंदू शासक हुआ, हेमू ऐसा आखिरी हिंदू शासक हुआ जिसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। जिसके द्वारा क्या की उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। अगला पॉइंट, अकबर के शुरुआती शासन को पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया। अकबर के शुरुआती शासन को पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया। पेटीकोट जानते? क्यों जाना गया? क्योंकि अकबर छोटा सा बच्चा था, तो अब निर्णय कौन लेती थी? यहाँ लिखा था ना, महामंगा, निर्णय वो लेती थी, इसलिए पेटीकोट शासन काल के नाम से जाना गया। पेटीकोट का मतलब हरम से जो निर्णय लिए जाए। अपने यहाँ महल होते, यहाँ इनकी टप्पर छवे थे, टीन वगैरह सेट था, पन्नी लगी थी, तो हरम कहलाते थे। तो हरम से जो निर्णय लिए जाते थे उसे क्या कहा गया? पेटीकोट शासन काल। अगला पॉइंट, अकबर ने अपना विवाह राजा भारमल की बेटी, क्या नाम था? नाम तो सीरियल में है इसलिए जोधा है। अकबर ने अपना विवाह राजा भारमल की बेटी हरखा से रचाया। हरखा बाई नाम था। जब आप जोधा अकबर सीरियल भी देखेंगे तो उसमें भी ये नाम बताया जाता है। जोधा बाई का असली नाम क्या था? हरखा बाई था। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, जोधाबाई की मृत्यु के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई की मृत्यु के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई के लिए एक महल बनवाया। जोधाबाई की मृत्यु के पश्चात अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई के लिए
महल बनवाया। अब जो चला गया उसके लिए क्या महल बनवा रहे हो? जब कुछ थे तब महल बनवाए। घर में दादा दादी होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, लेकिन पितृपक्ष में कौओं को पानी जरूर पिलाते हैं। ऐसे ही इनमें हुआ कि जब तक जोधाबाई थी तब तक महल नहीं बनवाया, मर गई तो उसके लिए महल बनवा। और ये फतेहपुर सीकरी में लिखना, फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत थी ये। फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत कौन? जोधाबाई का महल। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा में है। ताजमहल से 21 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जब बाबर आया, बाबर और हुमायूं तो दिल्ली में ही रहे, लेकिन इसने राजधानी कहाँ चेंज कर ली? आगरा में ही, आगरा में आ गए। फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत है ये, बड़ी इमारत। अगला पॉइंट, अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार। एक तरफ लिखना राज्य, एक तरफ लिखना वर्ष। एक तरफ राज्य, एक तरफ वर्ष। पहला राज्य मालवा, जो वर्तमान में पंजाब में है। देखिए मालवा, पंजाब। वर्ष में लिखना 1561, वर्ष 1561 में। सेनापति लिखना इसी के नीचे, 1561 के नीचे लिख दो, चाहे मालवा के नीचे लिख दो। सेनापति थे आदम खां और पीर मोहम्मद खां। आदम खां एवं पीर मोहम्मद। आदम खां एवं पीर मोहम्मद खां। हो गया। दूसरा लिखिए, गढ़कटंगा का युद्ध मध्य प्रदेश। गढ़कटंगा, रानी कौन सी? रानी दुर्गावती। इसमें लिखिए वर्ष 1564 में। हो गया 1564। इसके आगे लिखना, रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना को 3 बार पीट पीट कर भगाया। रानी दुर्गावती ने अकबर की सेनाओं को 3 बार पीट पीट कर भगाया। पीट पीट कर भगाया। चौथे युद्ध में जख्मी होने के कारण, चौथे युद्ध में जख्मी होने के कारण इन्हें लगा कि यह हार जाएंगी। इन्हें लगा कि यह हार जाएंगी और शत्रु सेना को आता देख इन्होंने स्वयं का आत्म बलिदान कर दिया। ये कोई भी मास्टर नहीं पढ़ाएगा इतना डिटेल में कि कहाँ क्या हुआ। ये बता देगा 1564 में ये युद्ध। शत्रु सेना को आता देख इन्होंने आत्म बलिदान कर दिया। भाई जब ज़्यादा जख्मी हो गई तो सामने वाले की तलवार से क्यों मरे, अपनी कटार निकाली और पेट फाड़ दिया सैनिक। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने अपने लिए आखिरी गोली बचा के रखी थी, वैसे ही इन्होंने भी क्या देखा कि फिर से सेना आ रही है, अब हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो इन्होंने अपनी कटार निकाली और पेट में
घुसा थी और वो खत्म हो, ठीक है। अब बैठ गई तो मतलब अब पूरी बुंदेली हो जाएगी। ये थी रानी दुर्गावती। 3 बार इन्होंने भी लात मार के अकबर की सेना को भगाया। चौथे युद्ध में ये जख्मी हो गई और जब इन्हें लगा कि नहीं अब हम जीत नहीं पाएंगे और सामने वाली सेना है हमारा पता नहीं क्या हाल करेगी, टॉर्चर करेगी, इसलिए अपनी कटार से अपनी जान ले ली। अगला युद्ध चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चित्तौड़ में अकबर की सेना ने राणा उदय सिंह को पराजित किया था। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में अकबर की सेना ने राणा उदय सिंह को पराजित किया था। यहाँ भी ये युद्ध लड़ने नहीं गया था, डर लग रहा था इसमें। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में अकबर की जो सेना थी राणा उदय सिंह को पराजित किया था। समय लिखना 1567। 1567। अगला युद्ध गुजरात। 1567 में हुई थी। अगला युद्ध लिखना गुजरात। गुजरात में लिखना गुजरात विजय की याद में, गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा, गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया। बुलंद दरवाजा बनवाया गया। सन लिखना 1572। सन 1572 हो गया। अगला पॉइंट हल्दी घाटी। हल्दी घाटी पुस्तक में लिखना, ये राजस्थान के अंतर्गत आती है। हल्दी घाटी राजस्थान। इसमें लिखना अरावली की पहाड़ियों में। राजस्थान में कौन सी पहाड़ है? अरावली। अरावली की पहाड़ियों में। सन लिखना 1576 में। इस लड़ाई के पहले, आगे लिखना, इस लड़ाई के पहले अकबर की सेनाओं को, इस लड़ाई के पहले अकबर की सेनाओं को महाराणा प्रताप द्वारा खदेड़ा गया। इस लड़ाई के पहले अकबर की सेनाओं को महाराणा प्रताप के द्वारा खदेड़ा गया। हो गया। जिसके कारण जोधाबाई के भाई, जिसके कारण जोधाबाई के भाई, उनका नाम था मान सिंह। जोधाबाई के भाई मान सिंह को, जोधाबाई के भाई मान सिंह को अकबर ने युद्ध में भेजा। अकबर ने युद्ध में भेजा। राजा मानसिंह के द्वारा, राजा मान सिंह के द्वारा महाराणा प्रताप को पराजित किया गया। राजा मानसिंह के द्वारा महाराणा प्रताप को पराजित किया गया।
5वीं 6वीं में एक लाइन सुनी होगी, चढ़ते तक तलवार उठा करता था भूतल पानी। ये वही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा करता था सफल जवानी। तो अब यहाँ आगे हिस्ट्री में कहीं और नहीं मिलेगा, ये इतना ही था कि इसने हरा दिया, लेकिन इसके लिए एक पेज फिर से छोड़ेंगे और उसमें फिर से डिटेल से लिखेंगे। और कल ये सब चेक होंगे कौन कौन सा होमवर्क दिया है। पृथ्वीराज, हाँ देख लिया, कल देखेंगे पहले से। इसके बाद क्या दिया, हाँ आला उदल का दिया था और पृथ्वीराज चौहान का दिया था, कल दिया था ना आला उदल का, परसों दिया था। आला उदल की लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से, हाँ महुआ की अमर कथा। इसके बाद लिखना, अरे कल देखेंगे, चेक करेंगे वो। इसमें लिखना राणा उदय सिंह के बारे में, आज के लिए होमवर्क। राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप पूरा एक एक पेज में लिखना। गूगल में एक बार सर्च करोगे 2 लाइन मिलेगी, फिर सर्च करना फिर 4 लाइन मिलेगी, पूरा एक एक पेज भरना। भाई पता तो चले अपने राजा कैसे हुए। ये मुल्ले बन गए पहले ही शिक्षा मंत्री, तो इन्होंने सब निपटा दिया, कोई इतिहास में जिक्र ही नहीं। हाँ सीधी बात है, कहलाते हैं तो भूलेंगे, परेशानी क्या है। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में लड़ी गई, जिसमें अकबर की सेनाओं को पहले महाराणा प्रताप द्वारा खदेड़ दिया जाता है, जिसके बाद परेशान होकर अकबर अपने साले मानसिंह को युद्ध में भेजता है। मानसिंह महाराणा प्रताप को पराजित करता है। अगला युद्ध काबुल अफगानिस्तान, ये देख लो, इसके बाद एमपी कराते हैं। काबुल जहाँ से ये आए थे, काबुल अफगानिस्तान, ये अपने अब्बा के अम्मी के सगे नहीं हुए, सौतेले भाई के सगे कैसे होंगे। काबुल अफगानिस्तान में इनका सौतेला भाई रहा करता था मिर्जा हाकिम, उसके साथ ये युद्ध करते हैं। जिसने जोधाबाई अच्छे से देखी होगी, जोधा अकबर, ठीक, उसमें ये युद्ध का बताते हैं कि जो मिर्जा हाकिम आता है जोधा की बहन से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन जो जोधा की बहन होती है वो एक शिल्पकार से मोहब्बत कर बैठती है और उसी के साथ भाग जाती है। और ये जो आला उदल की लड़ाई है, ये लड़ाई इससे होनी नहीं थी। आला उदल की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से कोई मतलब ही नहीं था। ये दिल्ली और कन्नौज का शासक था, ये महुआ के सेनापति था। कारण क्या था, राजा जयचंद्र की जो पुत्री थी, क्या नाम था, संयोगिता, संयोगिता को भगाकर ले गया ये। अब इसके बेटे की बेटी, पृथ्वीराज चौहान के बेटे की बेटी हुई, जिसे उठाकर ले आए कौन, आला उदल और राजा जयचंद्र। शादी कराई यहाँ अपने परिवार में। अब शादी हो गई, अब विदाई होनी थी, तब तक फिर से कौन आता है, पृथ्वीराज चौहान आता है, अपनी बेटी को ले जाता है। शादी तो हो ही गई, अब शादी हो गई, इसके बाद बेटी को वापस ले जाता है। फिर ये युद्ध के लिए ललकारते हैं आला और उदल, जबकि इनका ना लेना ना देना इससे। ये आया, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही आला उदल बेमतलब युद्ध में शामिल हो गए। हाँ अरे वो ज्वाला सिंह वाली अलग है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब शादी हो गई, ये वापस ले गया दिल्ली। इन्होंने भेजा सूचना कि हम युद्ध के लिए ललकारते हैं, हिम्मत हो तो आ जाओ। इसके 2-3 सेनापति थे, अगर वो ना होते तो पृथ्वीराज कब का ढेर कर दिया होता। जब आला और उदल लड़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान और उनके सैनिकों से,
पृथ्वीराज का सेनापति धोखे से उदल को मार देता है, ये शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आला को पता चलता है कि उदल मारा गया, ये पृथ्वीराज चौहान पर धावा बोल देता है, उसे जख्मी कर देता है। इतना जख्मी करता है कि चील कौवे उसे खाने लग जाते हैं। जब इनके सेनापति देखते हैं कि आला तो आज निपटा ही देगा हमारे महाराज को, वो आते हैं, इनसे लड़ाई करते हैं। लेकिन राजा आला था, अमर था। वैसे अमर अपनी कहावतों में तो अमर है ही। आज भी मैहर में शारदा भवानी के यहाँ जवा वगैरह चढ़ाने आते हैं, पुष्प अर्पित करने आते हैं। नहीं, ये हारने वाला था, नहीं ये हारने वाला। इसने पृथ्वीराज चौहान को इतना पीटा वो धराशायी हो गया। और जब इन्होंने भागने लगे इसके सेनापति, तो एक सेनापति ने देखा कि महाराज अब इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं भाग सके। वो भी सरकते सरकते इतना जख्मी वो भी हो गया था कि वो भी भागने की स्थिति में नहीं था। जब उसने देखा कि इसे चील कौवे खाने लगे हैं पृथ्वीराज चौहान, उसने अपने शरीर का मांस फेंक फेंक कर अपने राजा की जान बचाई। ठीक है, कल शायद एक लिंक भेजी होगी हमने ग्रुप में, अगर नहीं भेजी हो तो बहुत भेजेंगे, बहुत सुनना। एक ऐसी लड़ाई होती है। अब ये नहीं है कि अकबर ने लड़ाई होती, अकबर ने लड़ाई नहीं है, कोई सेनापति लड़ते रहे। अभी मान सिंह ने हिंदू से हिंदुओं को लड़वाते रहे, ये पागल थे। काबुल अफगानिस्तान में, इसमें लिखिए काबुल में अकबर के द्वारा मिर्जा हाकिम को हराया गया। काबुल अफगानिस्तान में अकबर के द्वारा मिर्जा हाकिम को हराया गया, जो अकबर का सौतेला भाई था, जो अकबर का सौतेला भाई था। मिर्जा हाकिम, मिर्जा हाकिम सौतेला भाई था। भाई पहले कौन आया? आया बाबर, इसका बेटा। ये तो झूठा राज खा के भागता रहा। हुमायूं आया, फिर आया अकबर। शुरुआत इसके कई सारे पुत्र थे, एक को दे दिया क्या? गांधार, अफगानिस्तान, अफगान दे दिया, और एक को दे दिया दिल्ली का सिंहासन, जो मिला अकबर को। इसने क्या किया? अब जो मिर्जा हाकिम था ये भी दिल्ली में राज करना चाहता था। ऐसे यहाँ की अफगानिस्तान के लोग पसंद नहीं आ रहे थे, बोले हमें तो यहाँ लड़ना। इसे पता चला अकबर को, इसने सेना भेज दी और निपटा दिया, लो लड़ लो जहाँ लड़ना। इसके बाद करेंगे हम कल 10-15 मिनट MPG की क्लास हो गई। इसमें देखिए जबलपुर जिला आपका खत्म हो गया था। PDF भेज दें ग्रुप में, जिसके पास फोटोकॉपी ना हो तो PDF भेज दें। आप लोग अगर उस दिन से आए हो तो बहुत ज़्यादा हो गया होता, तो इनका साथ पकड़